परमाणु सिद्धि का अनुमान चल रहा था। विवाद अध्यासित हो गंधा एतद् गंधा गंध कारणेन जन्यते गंधत्वात् कार्यत्वात् एतद्वत्। विचार करते हुए कहा था कि वैशेषिक दर्शन पीलुपाकवादी हैं। कोई भी चीज बनता है, उत्पन्न होता है, वह कारण के मूल स्वरूप तक नाश होता है। जैसे घड़ा बनना है, मिट्टी से सीधा घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी से पूरा परमाणु तक चला जाएगा नष्ट होकर। परमाणु में सारा घड़ा आरंभक जो आवश्यक चीजें हैं वो परमाणु में तैयार हो जाएंगे, फिर वो परमाणु से दंडकादि क्रमेण घट बन जाएगा। बता रहे थे इसलिए न कल, हम भी रोटी खाते हैं, सभी रोटी खाते हैं, लेकिन स्त्री में वही रोटी रज बन जाता है, पुरुष में वीर्य बन जाता है। कैसे हो गया? स्थूल से तो नहीं हो सकता ना, इसे मानना पड़ता है कि वो रोटी परमाणु तक नष्ट हो गया, अंदर में पक करके पचा। पचने का मतलब परमाणु तक वो टुकड़ा हो गया, अलग अलग होते गया। और परमाणु में जन रजारंभकत्व उसमें आ गया, स्त्री में वीर्यारंभकत्वानुकूल तत्व उसमें हो जाते हैं। ये ईश्वर की इच्छा अथवा जीव का अदृष्ट, उसके अनुरूप वो चीज में परमाणु में वो सामर्थ्य आ जाता है। जीव का अदृष्ट और ईश्वरीय इच्छा के वजह से उनसे क्या हो जाता है, वीर्य बन जाएगा, किसी कुछ। उसी प्रकार से जब पहला गंध पैदा हुआ था, उसका आश्रय कौन होगा? परमाणु होगा। इस तरह से परमाणु की सिद्धि, क्योंकि कोई स्थिर तत्व के बिना कोई चीज उत्पन्न भी नहीं होता, इसलिए उस परमाणु को नित्य भी मानना जरूरी है। क्षणिक हो उसे क्या पैदा होगा? जब तक पैदा हो करके उस पैदा हो वस्तु का आप अनुभव कर पाएंगे, उससे पहले नष्ट हो जाएगा, क्षणिक होगा तो। इसलिए स्थिर तत्व भी मानना जरूरी होता है। वैशेषिक के अनुसार सर्वम क्षणिकं कहेंगे, नहीं बौद्धों के अनुसार सर्वम क्षणिकं कहते हैं, तो परमाणु सिद्धि नहीं हो पाएगा। लेकिन सारा जगत ही सिद्ध नहीं होगा उनके मत के अनुसार। अतः हमें स्थिर तत्व मानना पड़ा, उस स्थिर तत्व का नाम परमाणु है। एतद् गंध कारणेन जन्यते, एतद् गंध माने उस प्रथम गंध, प्रथम गंध जो पाकज गंध है, पृथ्वी के परमाणुगत प्रथम जो पाकज गंध, वह गंध स्व कारण के द्वारा जन्य है। उसका अपना कारण क्या होगा? वो परमाणु है, सिद्ध हो जाएगा। क्यों? गंध होने से, कार्य होने से। एतद्वत् जिसे पटगत रूप के समान। पटगत रूप जो है कहां पैदा हुआ? पट में। पट स्थिर ना होता तो रूप वहां पैदा नहीं होता। जैसे पटरूपी समवाय कारण में जैसे रूप पैदा हो जाता है, परमाणु रूपी समवाय कारण में प्रथम पाकज गंध पैदा हुआ। Yesterday in Prithvi that Gandha, Rupa, Rasa, स्पर्शा, they are anitya. वेर? Yesterday we said. हाँ, कहाँ? Now we are saying कहाँ? anitya. Paramanu. परमाणु नित्य है। परमाणु में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श नित्य है। हमने कल लिखाया रूप रस गंध स्पर्श नित्य है, परमाणु नित्य नहीं लिखाया। वो जहां रह रहे हैं वो नित्य है, परमाणु नित्य है। हम कह रहे हैं परमाणु नित्य, हम गंध को नित्य नहीं कह रहे हैं। परमाणु नित्य है, परमाणु में गंध पाक से पैदा हुआ। प्रश्न यह है, हम सबको गंध का अनुभव हो रहा है, लेकिन गंध के परमाणु का अनुभव किसने किया? इसलिए परमाणु को सिद्ध करना जरूरी हो गया। और गंध से सिद्ध करना आसान इसलिए है क्योंकि सभी जानते हैं कहाँ चीज कुछ जल रहा है या कुछ पकड़ रहा है, यहां आ रहा है गंध। सुगंध या दुर्गंध जो भी है, आप बहुत दूर में है, वहां तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचा? कोई कण उड़ के आ रहा है, दिख रहा है आपको? है? एयर कैसे करेगा? हवा कैसे करेगा? हवा में गंध तो आ ही नहीं सकता, हवा में गंध गुण है ही नहीं।
हो कैसे लाएगा? तो ये कहना पड़ेगा हवा चलता है, हवा के साथ पार्थिव परमाणु आ रहे हैं, वो पार्थिव परमाणु आपके नाक में घुस जाते हैं, तब आपको गंध का ज्ञान होता है। तो पार्थिव परमाणु मुख्य है, वो आधार है, उसमें गंध पैदा होता है। गंध पैदा होने से गंध अनित्य हो गया, तो परमाणु नित्य हो गया कि नहीं हो गया? ये अतः पृथ्वी में पैदा होने वाला गंध, माने पृथ्वी के परमाणु में पैदा होने वाला गंध, रूप, रस, स्पर्श चारों अनित्य है और परमाणु नित्य है। यदि वो नित्य ना होता है फिर कहां पैदा होते हैं सब रूप, रस, गंध, स्पर्श? अतएव उस कारण को हम एक स्थिर नित्य रूप मानना पड़ेगा, तभी पैदा हो सकता है। कोई स्थिर वस्तु पर खड़े होकर के आप कुछ और पैदा करते हो ना, यदि आपके नीचे का धरती खिसकता रहे, आप क्या पकौड़ी पकाओगे? हैं? आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। यदि अर्थक्वेक भी होने लग जाए, आदमी की हालत खराब हो जाती है, भागता इधर उधर, परेशान हो जाता है। स्थिर आधार की जरूरत है, कोई भी कार्य पैदा करना है तो स्थिर आधार के बिना कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता। अतः ये जो कारणभूत वस्तु है, जो पाकज, प्रथम पाकज गंध को पैदा करने वाला कारणभूत वस्तु, वह निश्चित रूपेण नित्य होगा। और उसका नामकरण हम क्या कर रहे हैं? परमाणु के नामकरण कर दिया वैशेषिकों ने। कार्यत्वात्, दूसरा हेतु क्या दिया? एक तो गंधत्वात् हेतु, दूसरा कार्यत्वात्। क्योंकि कोई भी कार्य हो वह एक स्थिर कारण में ही उत्पन्न होता हो देखने को मिलता है। दृष्टांत एतद्वत् कर दिया, एतद्वत्, जैसे कि घटादि, जो प्रसिद्ध घटादि, वह भी स्थिर कारण में ही पैदा हो रहा है। नच पिंड से उपादित, कहते आप पीलू पाक क्यों मानते हो? नहीं है, खड़ा होता है, पीठ पाक मान लो। परमाणु को पाक का आधार मान रहे हैं ना आप, क्या जरूरत है? सीधे आम को ही पाक का आधार मान लो, आम ही पक गया। आम परमाणु तक नष्ट हुआ और परमाणु से और पका हुआ आम की सारा स्वरूप बन करके आ गए, ऐसे तो मानने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप घास में डाल दो, रोज निकाल के देखो, आम तो वही रहता है ना। आम तो कभी परमाणु तक नष्ट होता हुआ देखा नहीं किसी ने। जो आपने हरे रंग का आम डाला था घास में, खट्टा था, कड़क था और गंध उसे कटुक था, है कि नहीं? ऐसे उसको आपने जो आम अंदर डाला, वो आम अंदर ही अंदर घास के अंदर जो परमाणुमय हो जाए, ऐसा कोई क्षण आपके सामने आता है? और उस परमाणु में पक्व आम के अनुरूप सुगंधित, सुगंध, मृदुता, मधुरता, ये सब के युक्त होकर क्या रह गया? ये हरा रंग था, पीला, ये सब पर परमाणु में बना और परमाणु तृणुका क्रमेण पक्व आम बन गया। ऐसे मानने में कुछ विषयों को देखकर तो बड़ा कठिन होता है मानना। कुछ में तो मानना भी पड़ता है। अगर दूध का दही बन रहा है, यहां आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप दूध को रात्रि में जामन डाल दो 9 बजे, 1 बजे उठ के देखो उसको, अब क्या है? वो न दूध है, वो न दही है। दही भी बना नहीं है अभी तक, दूध भी नहीं है। वो दूध नाश होते जा रहा है, दही बनने जा रहा है, और बीच में क्या है? आप उसका नाम ही नहीं रखे हो आज तक दुनिया में कोई, उसका नामकरण ही नहीं हुआ है बीच की अवस्था का। कि दूध जानता है सभी, दही जानते, और बीच में क्या है वो भगवान जाने। कोई नहीं जानता उसका नाम, लेकिन सब जानते बीच में कुछ ऐसी अवस्था है जहां पर वह न दूध है न वो दही, कि उस अवस्था का चीज को लेकर आप चाय नहीं बना सकते। जहां रखो गर्म तो फट जाएगा, सारा खराब हो जाएगा वो, है ना, फटेगा वो। और दही को लेकर बांध कर दही का काम करो, वो भी नहीं बनेगा उससे, जो दही अभी तक बना नहीं है। ठीक, तो मैंने इसका मतलब नाश तो हो रहा है। ये तो उससे सिद्ध हो रहा है इस दृष्टांत से।
एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप के जाने का बीच में वो नाश जरूर होकर फिर बनता है। भले सभी वस्तु में ऐसे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी के आधार पर ये कह देते हैं परमाणु तक नाश मानना पड़ेगा। तब पूर्व पक्ष न्याय कहता है परमाणु तक नाश न मान करके अवयवी भूता आम्र में ही ये सब बदलाव मान लो। इसलिए कहते पिंडस्यैव उपादित्वमस्तु। पिंड मने अवयवी, पिठर है, पिठर पाकवादी है ये लोग, पिठर को ही सीधे ही आप कारण मान लीजिए, उसी में सारा बदल गया मान। परमाणु तक जाके फिर बदलना ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। वैशेषिक कहता ऐसा नहीं हो सकता है। तत्समान कक्षाणाम रूपादिनोपि तथा भाव प्रसंग है। समस्या हो फिर कार्य कारण वो निर्णय नहीं कर पाएंगे आप। कौन किसका कारण हुआ क्या पता चलेगा कि आम में रूप भी बदल गया, रस भी बदल गया, गंध भी बदल गया, स्पर्श भी बदल गया। अब कौन किससे बदला है? रूप से रस बदल गया, रस से रूप बदल गया क्या? कौन किसके? क्योंकि समान काल में अनेकों हैं और अनेकों बदलाव दिख रहा है। एक ही आधार सभी का कारण मानोगे तब व्यवस्था बनेगा। रूप परिणाम के प्रति कारण है, रस परिणाम के प्रति कारण है, गंध परिणाम के प्रति कारण है, स्पर्श परिणाम के प्रति कारण है। किसके प्रति उस स्थूल चीज को कारण मानोगे? इसीलिए हमें मानना पड़ेगा, उसके तत्त परमाणु तक जाना पड़ेगा। तत्समान क्षणानाम क्षणानाम तत्समान क्षणानाम तत्समान क्षण में विद्यमान रूपादि नाम अपनी तथा भाव मैंने कारण भाव प्रसंगा। गंध का जनक, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि घटादि के आधारभूत मृतपिंड को ही गंध का जनक मान लेंगे, परमाणु की क्या आवश्यकता, ऐसा आप संशय नहीं कर सकते हैं। कि उसके समान क्षण में होने वाले रूपादि में भी तद्रूपता मैंने गंध की जनकता, गंध कारणता का संशय हो सकेगा। इसे क्या प्रमाण है कि जो मृत्तिका ही गंध का कारण है, घट का भी कारण है, रूप का भी कारण है, सबका कारण कैसे मानेंगे? मृत्तिका से घट पैदा हुआ तो मृत्तिका घट के प्रति कारण माना जाएगा, लेकिन वही मृत्तिका गंध के प्रति भी कारण हो जाए, वही मृत्तिका रूप के प्रति भी कारण हो जाए, यह माने में कोई व्यवस्था अनुगमन कभी इसको कहते एकतर पक्षपातनी युक्ति नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही है ये निर्णय आप नहीं दे पाएंगे। इसे कोई शंका कर दे नहीं, पृथ्वी जो मृत्तिका का जो रूप है वो घट के गंध के प्रति कारण है, तो आप नकारोगे कैसे उसको? आपको कहना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा। तब कारणगत यादृश गुण है वह स्वकारगत तादृश गुण के प्रति कारण होगा। तब मृत्तिका में गंध ही घट के गंध के प्रति कारण होगा, तब भी समस्या खड़ी हम कर देंगे। मृत्तिका का गंध कारण हुआ ना, मृत्तिका तो कारण नहीं हुआ। तो मृत्तिका का गंध कहने का तात्पर्य क्या होता है? फिर अंत में वो परमाणु तक जाना ही पड़ेगा, परमाणु का गंध ही माना पड़ेगा कि एक अवयवी का गंध दूसरे अवयवी के गंध के प्रति कारण नहीं हो सकता। कि खुद ही उन लोगों का नियम है, किनका? नैयायिकादियों का भी, जो आप पूर्व पक्ष समय नहीं आए किए पाकवादी, उन्हें खुद का ही कहना है। स्वगत का समवाय कारण का लक्षण क्या कहा था उन्होंने? यत् समितम कारपुत्रे तत्समवाय कारणम यथा तंतु पटस्य तंतवा पटस्य और पटश्च स्वगत रूपादे। मूल भी याद नहीं किसी को। पटश्च स्वगत रूपादे का कहने का मतलब पट रूप के प्रति कारण है, ये कह दिया समय कारण। फिर तंतु रूप क्या किया उन्होंने? कहा तंतुरूप पट रूप के प्रति असमवाय कारण कह दिया। यही तो सिद्ध किया ना। क्योंकि हम पूछेंगे उनसे, यदि पट रूप के प्रति पट कारण है, पट का सफेद रूप के प्रति पट कारण है, तो पट का नील रूप के प्रति पट कारण है, तो प्रश्न उठेगा
पट एक स्वभाव वाला कभी सफेद रूप का कारण बन जाए, कभी नील रूप का कारण बन जाए, कैसे हो सकता है? तब आपको जवाब देना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, पट पट रूप का समवाय कारण है, लेकिन उसके असली असमवाय कारण कौन है? तंतु रूप है। तंतु सफेद है तो कपड़ा सफेद होएगा, तंतु लाल है तो कपड़ा लाल होएगा। इसलिए पट रूप के प्रति पट समवाय कारण होने के बावजूद भी उसके रंग का निश्चय कौन करता है? तंतु ही करता है। अर्थात तंतुगत रूप ही पट रूप का निर्णायक हो जाता है। लेकिन तंतु रूप पट रूप को जो पैदा करता है उसका आधार क्या है? उसके लिए पट आधार होता है, तंतु आधार नहीं होता। तंतु रूप पट में अवस्थित होकर के पट रूप को पैदा करता है। तंतु रूप रहता कहाँ है वास्तव में? तंतुओं में। पट का समय कारण तंतु है, उसमें रहने वाले रूप को हम क्या मानेंगे? तंतु रूप पट में है। स्वसमवाय समय तत्व संबंधी ना वह तंतु रूप कहाँ है? पट में है, और वहीं पर पट रूप पैदा हो रहा है। इसलिए एक आधार बन गया कि नहीं बन गया? इस तरीके से वो लोग मानते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कारणगत गुण ही कार्यगत गुण के प्रति कारण हुआ, केवल सीधा कार्य नहीं। इसीलिए इनका कहना है तत्समान क्षणानाम रूपादि नाम अपे, क्योंकि उसके समान क्षण में होने वाले रूपादि में भी गंध कारण आदि की आशंका हो सकती है। अतएव पिठरपाकवाद उचित नहीं। अवयवी को ही गंधादि के प्रति कारण मान लेना, उत्पत्ति के कारण मान लेना उचित नहीं है, ये सिद्ध हुआ। अतएव क्या मानना पड़ा? परमाणु को मानना पड़ा। अच्छा, विवादास्पद कार्य परमाणुगत पाकज नील रूप विप्रतिपन्नम कार्यम एत नील कारणजम कार्यत्वात् गृह्यमाण नीलवत। विप्रतिपन्न विवादास्पद जो कार्य कौन है? परमाणुगत पाकज नीलादि रूप। विवादास्पद कौन है? पार्थिव परमाणुगत पाकज नीलादि रूप, ये पक्ष है। एतन नील कारणजम, उस नील रूप के समवाय कारण परमाणु से जन्य होता है। उस नील रूप के समवाय कारण कौन है? परमाणु, उससे जन्य होता है। या कारण से क्या लेंगे हमेशा? परमाणु। जैसे पलानुमान में भी एक गंध कारण है लिया था ना, गंध कारण परमाणु। सर यहां पर रूप कारण परमाणु। क्यों? कार्यत्वा, कार्य होने से। गृह्यमाण नीलवत, दृष्टांत क्या दिया? गृह्यमाण जो नील, जैसे पटगत गृह्यमाण नील रूप के समान। पूर्व पक्ष कह सकता है इसमें अनुग्रह कोई तर्क नहीं है। यद्यद कार्यम तत् स्व कारणजन्यम, यद्यद कार्यम तत् स्व कारणजन्यम, ऐसे कहने में कोई अनुकूल तर्क नहीं। आपने कह दिया जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी कह दिया। कोई कह सकता है अरे धुआं हो वन्नी ना हो, इसे क्या तर्क है आपके पास? धुआं भले हो किंतु वन्नी ना हो, तो क्या आप तर्क दोगे तब? यदि यत्र धूम स्यात् वन्नी न स्यात्, यदि यत्र धूम स्यात् किंतु वन्नी न स्यात् यदि चेत तर्हि धूमो वन्नी जन्यो न स्यात्, तर्क। फिर तो कहना पड़ेगा धुआं वन्नी से जन्य ही नहीं होता। कार्य कारण भाव का विघटन कर दो, वही सबसे बड़ा तर्क है। कार्य कारण भाव कोई भंग करने के आप तर्क दे दोगे तब अगले को मानना पड़ता है। क्यों? इसके पास जवाब क्या है? यदि हम कह रहे हैं फिर तो धूम वन्नी जन्य नहीं है, फिर धूम वन्नी जन्य ही नहीं मानना पड़ेगा। यदि धूम का रहते हुए वन्नी नहीं कह रहे हो, इसका मतलब वह धूम वन्नी जन्य नहीं है, ये कहना पड़ेगा। फिर उससे यदि वो कहता हाँ वन्नी जन्य नहीं है ऐसे कहेगा, हमसे फिर तभी धूम से कारणम क्यों? फिर धूम का कारण क्या बताओ? वो कोई कारण बता नहीं सकेगा। ये इसको होता है कारण कार्य कारण भाव विघटक तर्क। वैसे यहां पर कार्य कारण भाव विघटक तर्क कुछ है? अनुग्राहक तर्क न च अनुग्राह तर्क का अभाव। कोई कहे अनुग्राहक तर्क नहीं है तो सिद्धांति कहता है ऐसा मत कहो, हमारे पास अनुग्राहक तर्क है। अंत्यपि स्थिर पदार्थ अनभिगम्य कार्य कारण भाव अनिर्वाह। अंत्यपि, अंत्य मने
कार्य का नाश करते 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 जो अंत मानोगे जहां, यदि वह भी स्थिर न हो, अंते भी स्थिर पदार्थ अनभिपगम, अंत में यदि कोई स्थिर पदार्थ को स्वीकार नहीं करोगे, फिर तो संसार में किसी भी कार्य कारण भाव को आप सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। कौन किससे पैदा हो रहा है, कैसे निर्णय लोगे आप कि कोई स्थिर कार्य कारण भाव मिलेगा ही नहीं। जो भी अंत है वो भी क्षणिक है, वो भी किसी न किसी से पैदा हुआ है। तो वही हमने जैसे कल बता रहा था ना, परमाणु है, आपने बोल दिया, कोई दूसरा तर्क नहीं परमाणु है कानू है, हम कहे नहीं कानू क्यों, डानू है, डानू नहीं पानू है, ये तो कोई अंत ही नहीं, नाम दिए जाओ। फिर कोई ना कोई अंत तो मानना पड़ेगा, किसी को भी मानो, चलो हमारे नाम जो दे रहे हो नाम नहीं मानते, कोई और नाम से तो मानोगे, मानो कोई ना कोई नाम को, नामकरण तो करना पड़ेगा। और वो जिसको जो अंत करके तुम जो उसका नाम दे ले रहे हो, ये अंत है कह करके, वो स्थिर है कि अस्थिर है। यदि वो भी अनित्य है तो किसी और से जन्य हो जाए, फिर वो अंत नहीं रह गया, उसका भी कोई कारण हो गया ना। फिर इसे जो अंत होगा उसको स्थिर मानना ही पड़ेगा आपको। स्थिर नहीं मानोगे तो कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा। अंत्य स्थिर पदार्थ अनभिपगम में कार्य कारण भाव अनिर्वाहात, ये सबसे बड़ा तर्क है हमारे पास। अन्वय व्यतिरेक प्रयोजक भाव, अच्छा, और अन्वय व्यतिरेक का प्रयोजक भी नहीं रह गया। अब कार्य कारण भाव सामग्री में अन्वय व्यतिरेक बताते हो ना, ये है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये नहीं होगा। अरे सूची है तो हलवा बनेगा, सूची नहीं तो हलवा नहीं बनेगा। ये अन्वय व्यतिरेक कहां से बना रहे हो, ये कार्य कारण भाव कैसे दिखा रहे हो आप? ये अन्वय व्यतिरेक इसलिए बन रहा है, आपने सूजी का हलवा के स्थायी कारण मान रखा है। कारण कारण आपने माना, स्थिर कारणता है उसमें। बेसन का भी हलवा होता है, वो बात अलग है। बनाने में किसी चीज की भी बना लो, बेसन की सूजी की क्यों? अरे फ्राई करना है, चीनी डालना, पानी डालना, करना कि हलवा है तो यही है। अब किसी का भी बना लो, गेहूं के आटे का बना लो, बनाते खाते नहीं, तुम्हारी प्रथा नहीं चली है तो क्या हम करें? ये नहीं कि दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसे आटे के हलवा के खाने वाले लोग हैं। आपने कभी पानी का सब्जी खाया? आप कहेंगे बड़ा आश्चर्य होगा, आपको पानी की भी सब्जी होता है क्या? है? आपने खाया ही नहीं है। केवल पानी से सब्जी बनता है, और कैसे? अब समझ में नहीं आएगा आपको। केवल पानी को सब्जी बना के खाया आदमी ने, कैसे खाया होगा? है? सीधी सी बात है, छौंका उसने, जैसे आप छौंकते हो सब्जी के, और हरा आप सब्जियां अमनिया काट के डालते हो, सब्जी नहीं डाला उसने, इधर एक लोटा पानी डाल दिया छौंक में, उबल गया, वो रेडी हो गया। नमक डाल दिया नमक डाला, चावल में पका के खा लिया, हो गया। मगर देखो सब्जी जिसे तुम पकाते हो, पानी का सब्जी पका दिया मैंने, अब भावना की बात है, उसको चावल में डाल के खा ली। गरम गरम तो था ही, पानी तो ठंडा होता है, पानी का सब्जी गरम गरम, छौंक भी था, सरसों भी है, जीरा भी है, तेल भी है, नमक भी है, क्या नहीं है उसमें, सारा है, बस लौकी नहीं है, पानी है। पानी का सब्जी। जिस लोग काला चाय पीते दूध के बिना, नहीं पीते क्या? ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, उससे हो गया, बिना हरा सब्जी का सब्जी, पानी का सब्जी बना के खा लिया। परिस्थिति आदमी को मजबूर ऐसे भी कर देता है, वो आदमी ऐसे भी खाता है। आप रूढ़ कर लिए हो ना कार्य कारण भाव की व्यवस्था, वो कार्य कारण के भाव की जो व्यवस्था जब कर लिए हैं, वह अन्वय व्यतिरेक बिना कोई स्थिर कारण का नहीं हो सकता। इसे इनका कहना है कि देखो कि स्थिर पदार्थ अनभिपगम में कार्य कारण भाव अनिर्वाहात, अन्वय व्यतिरेक प्रयोजक भावाच्च, अन्वय व्यतिरेक का प्रयोजक भी नहीं रह जाएगा। कि दृढ़ व्यवस्था आपने बना लिया है, ये चीज बन रहा है तो ये चीज होना ही चाहिए, ये चीज हो रहा है तो ये चीज होना ही चाहिए। कपड़ा धो रहे हैं तो साबुन होना ही चाहिए, अरे बिना साबुन का कपड़ा कोई धो ही नहीं सकता है क्या? ये आप खोपड़ी आपकी खराब है, आप सोचते कि नहीं बिना साबुन का कैसे कपड़ा कोई धोएगा? अब ये अलग बात है, साफ होना नहीं होना बात यहाँ नहीं उठाया, अभी अकेले धोने की बात उठी है। हमने कब कहा कि साफ कर रहा था? अरे कोई चीज नहीं, क्या पानी में धो दिया, अरे क्या बात, सोल कहाँ से कराया, फालतू बात है।
साबुन है या नहीं है, लेकिन कुछ तो आपने डाल दिया। हम तो घर कुछ भी नहीं, केवल कपड़ा है मेरे पास, पानी है, धो दिया मैंने, क्यों नहीं धो सकता हूँ? धोने का प्रयोजन पवित्रता होगी उसमें। अरे मन निकले निकले, पानी में डाल के निकाल दिया, शुद्ध हो गया ना। पानी में डाल के निकाल दे, शुद्ध हो गया। हानि करता अब मल तुम कितने निकालो, आपकी दावा जो है ना वो भी खोखली है। आप जितने भी साबुन डालो मल निकल जाता है क्या? पूरा निकल ही नहीं सकता। ये तो आपकी आत्मसंतुष्टि मल निकल गया। नहीं तो सफेद क्यों लाल हो जाता है? धीरे धीरे देखो पीला सा हो जाता है ना। जब यही कपड़ा नया जब था तब सफेद था कि पीला था? ये है बिल्कुल सफेद था, अब ये कैसा रंग हो गया? हमेशा साबुन डालते हो, हमेशा मल निकालते हो, पहले से व्हाइट क्यों नहीं है? इसे ये भी भ्रांति है। आप मल निकाल दिए, कुछ निकल गया, कुछ रह गया, आप मान लिया मल निकल गया। ये सब कुछ अपने मन का खेल है। आपने साहब उसमें साबुन डाल दिया, 80 रुपये का लाया मैंने स्पेशल एरियल और जो बढ़िया धुल गया, और 10 रुपये तुमने निरमा डाला, ठीक से नहीं धोया। ऐसे कुछ नहीं, सबका वही हाल है। एक भावना की, मन की एक खेल है। सारी चीजें अपने आत्मसंतुष्टि होती है। जैसे गरीब आदमी 2 रुपये का साबुन रगड़ लेता है तो भी खुश रहता है। आप 20 रुपये का साबुन लगा रगड़ते हो तो भी खुश रहते हो। फर्क क्या पड़ा है? 2 रुपये का साबुन में मन नहीं निकलता है, 20 रुपये का साबुन में मन निकलता है क्या? अपनी अपनी संतुष्टि की बात है। अब आपका सुगंध आएगा, इसे 20 रुपये वाला स्पेशल सुगंध आता है, 2 रुपये में कम सुगंध आता है। सुगंध में फर्क हुआ, मल निकलने में क्या फर्क हुआ? और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए सारे चमत्कार है। अब तो साबुन ऐसा बच्चा देखता आर पार दिख रहा है। अरे आर पार दिख रहे, साबुन का प्रयोजन आर पार दिखना है क्या? अरे साबुन का प्रयोजन क्या? आर पार दिखने पर वो साबुन है। और दुनिया को बेवकूफ बनाने का एडवर्टाइजमेंट है। और दुनिया समझते बहुत बढ़िया साबुन आर पार दिखता है। अरे साबुन का प्रयोजन के नाश मार दिया आपने। साबुन का प्रयोजन था कुछ तो मल निकल जाए, पसीने की कुछ दुर्गंध दूर हो जाए। वो आर पर दिखे न दिखे फर्क क्या पड़ता है उसमें? ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं और दुनिया उसको देखकर खुश भी होते हैं, उसी को खरीद रहे हैं बोलते हैं। लेकिन कई चीजें हैं अन्य प्रयोजन के नीचे प्रयोजन प्रयोग हो जाता है। जैसे कलम है, था किस लिए? वो लिखने के लिए है ना। और किसी काम इस्तेमाल करते हो? कभी तो कान खुजलाने में इस्तेमाल कर देते हो, कभी वो जो पैजामे का नाक निकल जाता है ना कलम से डाल देते हो, नहीं? अनेकों इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन उसका मुख्य प्रयोजन वो नहीं है ना। कलम का मुख्य अन्वय व्यतिरेक, मुख्य कारण भाव किसा है? लेखनी का। लिखने से ही होगा अन्वय व्यतिरेक, अन्य चीजों से भले अपन इस्तेमाल करते रहो। उसका अन्वय व्यतिरेक जो है लेखनी का, लिखने के साथ ही है। तद हर कार्य कारण भाव का अन्वय व्यतिरेक आपको है। कलम ना भी हो तो नाट डाल सकते हो, कलम ना भी हो तो कान खुजला सकते हो, अन्य साधनों से खुजला सकते हो। कलम का अन्वय व्यतिरेक जो होता है लिखने के साथ, ये कार्य कारण भाव या नहीं? ये अन्वय व्यतिरेक बिना स्थिरता के सिद्ध हो सकता है क्या? अतएव कहते हैं अंत्य भी स्थिर पदार्थ अनुपयोग में कार्य कारण भाव अनिर्वाहात अन्य व्यतिरिक्त प्रयोजन का भावाच कल्पनया तसिद्ध उपयोग में कहा पूर्व पक्ष हम कल्पना कर लेंगे। अरे कल्पित वस्तु से कभी कोई कार्य होता है? आज तक किसने अपने कल्पित वस्तु से कोई कार्य सिद्ध कर पाया? नहीं कर सकता। कुछ क्षणों के लिए संतुष्टि हो जाती है लेकिन वो वास्तविक नहीं हो सकता है कार्य सिद्धि। कल्पना सिद्धि में वस्तु नो असत्व फिर क्या होगा? वस्तु असत्य हो जाएगा। अविद्यमान होने से कार्य कारण भाव से असत्य प्रसक्त हो, कार्य कारण भाव की भी असत्य प्रसक्ति हो जाएगी तो विश्व असत्य प्रसंग से सारा विश्व में ही असत्य की प्रसक्ति हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अलग अलग कल्पना करेगा ना। कोई कल्पना करेगा मैं मिट्टी से घड़ा बनाता हूं, कोई कल्पना कर मैं धागे से घड़ा बना दूंगा, कोई कल्पना करे मैं हवा से घड़ा बना लूंगा। कल्पना करते तो कार्यकारण भाव क्या सिद्ध होगा? एक ही कल्पना के अनुसार कार्यकारण भाव सबको मानना चाहिए, कोई जरूरी तो नहीं है ना।
आप कल्पना कर कोई दूसरा भी कुछ और कल्पना करेगा। अतएव कहते कल्पना के द्वारा कोई कार्य कारण भाव, कोई अन्य व्यतिरेक कभी कोई सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि कल्पना के द्वारा उनकी सिद्धि स्वीकार करने लगोगे वस्तु में असत्व हो जाएगा। वस्तु में असत्व का मतलब क्या? कार्य कारण भाव की असिद्धि हो जाएगी। वस्तुनो असत्वेन तन्मूल से कार्य कारण भाव से असत्व प्राप्त हो, उसका मूलभूत जो कार्य कारण भाव है वह भी असत्व होने लग जाएगा। तो समस्त विश्व में ही असत्व की प्रसक्ति हो जाएगी, मैंने विश्व का ही उच्छेद का प्रसक्ति, कार्य कारण भाव के बिना इस विश्व का ही उच्छेद होने लग जाएगा। यह आपत्ति दिया। अतएव स्थिर नित्य परमाणु नामक कारण को और तत्कार्यभूत जगत को मानना ही होगा। और एक बात करते हैं, अर्थ क्रिया कारित्व से सत्वा, प्रयोजन और प्रयोजनानुकूल क्रिया इनकी व्यवस्था आप मानते हैं। हर एक प्रयोजन के लिए एक साधन की व्यवस्था आपने बना लिया है लोक व्यवहार में। उस साधन की रूपरेखा अलग अलग होगा, लेकिन साधन तो चाहिए, ये तो सब मानेंगे। यहां से ऋषिकेश जाना है, और स्कूटर से जाओ, मोटरसाइकिल जाओ, पैदल जाओ, कोई ना कोई साधन तो चाहिए जाने के लिए। और बिना साधन का मैं चला गया ऋषिकेश पहुंच गया, अरे मन से पहुंच जाओ, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मन से पहुंचे तो मन ही साधन बन रहा है, ये भी ध्यान रखना। पहुंचने का साधन मन बन गया है। माने साधन के बिना स्वस्थान से अभिगमन हो ही नहीं सकता। इस तरह से हर क्रिया में समझना, अर्थ क्रियाकारित्व हर वस्तु में निश्चित है। ऐसे कोई वस्तु नहीं जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता, हर वस्तु का प्रयोजन है। भले किसी वस्तु का हम समझ रहे आप प्रयोजन नहीं है और फेंक देते हैं, लेकिन कोई और है उसको भी उठा के ले जाएगा उस प्रयोजन सिद्ध करने। आप जला देते हैं, लेकिन उससे भी संसार में कोई ना कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। उसका धुआं हो रहा है, धुआं जा रहा है, धुआं चाहे बिगाड़े की जगह बनाए कुछ तो करेगा, धुआं निकला है कुछ तो काम करेगा धुआं। और राख जमा पड़ी वो भी कुछ न कुछ धरती में मिलकर काम कर जाएगा। माने अर्थ क्रियाकारित्व तो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। तार्स अर्थ क्रियाकारित्व की व्यवस्था बिना कार्य कारण भाव का, और वह कार्य कारण भाव बिना परमाणु का सिद्ध ही नहीं हो सकता। अर्थ क्रियाकारित्व से सत्वाद समर्थ से क्षेप अयोगा, क्योंकि जो है नित्य कारण में अर्थ क्रिया के उत्पादन का सामर्थ्य सदैव विद्यमान है, और उस सामर्थ्य की आप क्षेपण माने कुंठित करना या निषेध करना या खंडन करना संभव नहीं है। समर्थ से क्षेप अयोगात, जो समर्थ है जिसमें परमाणु में अर्थ क्रिया कारित्व है, उस सामर्थ्य को आप खंडन नहीं कर सकते। किसी भी वस्तु का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को आप निषेध कैसे करते हैं? वह सामर्थ्य कहीं ना कहीं साबित हो ही जाता है। आप एक जगह निषेध करो, दूसरी जगह साबित कर दिखा देगा। आज तो बड़ी सुविधाएं हैं, आपने एक टीम से निकाल दो एक आदमी को, वो दूसरी टीम में जाके शामिल हो जाएगा, अपने सामर्थ्य दिखा देगा वहां पर। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम से किसको निकाल दो, वो जाके इंग्लैंड में किसी लड़की से शादी करेगा, इंग्लैंड का प्रजा बन जाएगा, फिर वहां का टीम में खेलेगा और दिखा देगा भारत को हरा करके, देखो तुमने निकाला मैं तेरे को हरा के दिखाऊंगा। हो रहा है। तो इस तरह से सामर्थ्य को आप खंडन नहीं कर सकते। हर चीज का अपना सामर्थ्य है, और जिसमें सामर्थ्य ही नहीं उसे सामर्थ्य है कहोगे तो सिद्ध भी नहीं कर सकते। है ही नहीं उसको सिद्ध कैसे करते हो? हम नपुंसक हो गए, नहीं 4 बच्चा पैदा कर सकता है, कैसे करेगा? नपुंसक तो पैदा नहीं कर सकता भाई। तो सामर्थ्य डालो उसमें, कैसे डालोगे? नहीं डाल सकते। विद्यमान सामर्थ्य का खंडन नहीं हो सकता, अविद्यमान सामर्थ्य का संपादन नहीं हो सकता है। यह लोक सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता। इस अर्थ क्रिया कारित्व से सत्वाद सामर्थ्य से क्षेप योगा इत्यादि युक्तियां, तर्क, अनुग्रह तर्क हमारे पास विद्यमान है। सहकारी सदसद भाव प्रयुक्त परिहरणीयम, और कहीं कुछ हेराफेरी दिखता भी है तो सहकारी कारणों के होने न होने की वजह से समझ लेना। जैसे कि तंतु में पट पैदा हो गया, पट काल में भी तंतु है ना, उसी तंतु से दूसरा पट पैदा कर सकते हो क्या? नहीं पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे वहां सहकारी कारण का अभाव है, वहां तंतु देश संयोग हो चुका है। केवल तंतु अलग पड़े हो, तंतु संयोग से पट पैदा होता है,
और जिस जिस तंतु संयोग में पट विद्यमान है वहां तंतु संयोग का अभाव मिलेगा? नहीं मिला। मैंने असमय कारण का अभाव है। असमय कारण का अभाव, संयोग का अभाव है, तभी नया कार्य बनेगा। संयोग है तो असमय कारण का अभाव है, अतएव वहां नया कार्य पैदा नहीं होगा। क्योंकि एक ही कारण से कार्य पैदा होता ही नहीं, कभी अनेकों कारण सामग्री होते हैं, सहकारी कारण का जाता है। एक प्रमुख कार्य कारण है, बाकी सहकारी कारण है। उनके होने न होने के आधार पर भी कार्य की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति का निश्चय होता है। सहकारी सत असत भाव प्रयुक्तत्वेन परिहरणीय, इसे कहीं आपको दिखाई दे रहा है कारण है, कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप विचार करके देखिए वह कौन से सहकारी कारण है और कौन सा सहकारी कारण नहीं है जिसकी वजह से कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। यह निश्चय कर लेने से इस कार्य कारण भाव व्यवस्थित हो जाता है। सहकारिणाम एव हेतुमस्तु, तो पूर्व पक्षी कहता है फिर सहकारी कारणों को कारण मानो, ये बीच वाले को क्यों मानते हो मुख्य कारण करके? मृतिका को क्यों कारण मानते हो? चक्र वगैरह को भी कारण है, उनसे ही घट पैदा हो गया मान लो। मृतिका की जरूरत ही नहीं, मृतिका को कारण मानने की जरूरत नहीं है। जो सहकारी कारण है ना उनसे घट पैदा हो जाएगा ऐसा मान लो। सहकारी कारणानाम एव हेतुत्वम अस्तु इति चेत न, अरे तुम मूढ़ आदमी है, ऐसे कैसे होगा? अरे चाक है, डंडा से घुमा दिया चाक को, कुड़ाल खड़ा होकर देख रहा है, कुड़ाल भी है, चाक भी घूम रहा है, डंडा भी है, काटने के लिए चीवर भी है, मिट्टी नहीं है तो घड़ा पैदा हो जाएगा। तो कैसे कहता है फिर सहकारी कारणों को कारण मान लो, घट के प्रति मृतिका की जरूरत नहीं? अरे मृतिका ही प्रधान है, बाकी चीजों में विकल्प हो सकता है, यानी दंड के बिना भी हो सकता है। आजकल तो मोटर आ गया ना, मोटर का बटन दबा चक्र घूमेगा करके, दंड के क्यों जरूरत है? बिजली जरूरत है आजकल, बिजली नहीं है तो नहीं घूमेगा, फिर मोटर नहीं चलेगा। इसमें सहकारी कारणों में विकल्प हो सकते हैं, मृतिका में विकल्प नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई मूल जो समवाय कारण है जिसको हम लोग उपादान कारण करते हैं उसमें हेराफेरी नहीं हो सकता, सहकारी कारणों में हेराफेरी कर सकते। तेषामेव चर्मत्व नियमे तदुपयोग स्यात् इति चेत न, कैसे सहकारी कारणों कोई कारण नहीं माना जा सकता, तो तेषामेव चर्मत्व नियमे तदुपयोग स्यात्। क्योंकि जो है पटादि कार्य उत्पादक मान लेना या घटादि कार्यों के उत्पादन मान लेना तंतुओं की या मृतिका की क्या आवश्यकता है, ऐसी आप आशंका नहीं कर सकते। क्योंकि उन तंतुओं को ही पर चर्म या अंतिम रूपता प्रदान करने में सामग्री का उपयोग होता ही है। क्योंकि तंतु पड़ा है ढेर, ऊन खरीद के लाओ, गोला का गोला बिकता है ना ऊन, उलन, अब तो बहुत लोग कर रहे हैं औरतें बैठ करके, क्या जरूरत है करने की, लाओ गोला और पहन लो। और क्या, 2 किलो आ गया और 2 किलो से तुमको ठंडी दूर नहीं हो रही है, नहीं उसको बीनना पड़ेगा ढंग से, आतान वितान करनी पड़ेगी। क्यों? और वो करने के लिए कुछ और साधन चाहिए, वो चाहिए सब करते रहते बैठ करके, फिर बटन चाहिए, छेद करना है वो चाहिए, दुनिया भर सब हो करके तब जाके जिप लगाओ, और जिप भी सिलाई करनी पड़ेगी, जिप लाना पड़ेगा, आप बना तो सकते नहीं। मैंने अनेक सहकारी सामग्री जरूरत है तभी जाके ऊन पहनने लायक हो जाता है, धागा कपड़ा बन के पहनने लायक हो जाता है। इसलिए कहते कि देखो कि ये जो है ना तेषा में चर्मत्व नियम है तदुपयोग स्यात्, उनकी चर्मत्व की सिद्धि में ये सहकारी कारण उपयोगी हो जाता है। माने तंतु ही मुख्य कारण है, इसके साबित करने में सहकारी कारण ही उपयोगी होता है।